पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। एक रील देखी, फिर उस टीचर की तरफ मोटिवेट हो गया, फिर दूसरे की रील देखी, उसकी तरफ मोटिवेट हो गया, फिर तीसरे की, फिर चौथे की। इस तरह मैं अलग अलग टीचरों से पढ़ता रहा। चाहिए इसी ट्रेन के चक्कर में जिंदगी झंड कर ले रहे हैं। अब वो है, अगर ये नोट्स नहीं हुए तो फिर मैं जीरो, अगर वो नोट्स है मेरे पास फिर तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी कभी तैयारी की। इस पूरी जर्नी में आपकी जो तैयारी रही, उसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी कौन कौन सी कमियां रही? मैं पहले फोटोग्राफी भी करता था, उसको भी साइड में रखा। हाँ, एक चीज़ और, ये ऑनलाइन गेमिंग का पहले था, मुझे चस्का लगा था लॉकडाउन के अंदर। बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर हम 10-10 दिन मतलब भूखे रहे, रोटियां छोड़ी, सब कुछ छोड़ा। किसी ने 20 किलो वजन तोड़ा, किसी ने 10 किलो तोड़ा। तो ये वेट वाली कहानी कैसे हो जा रही है? बाहर तो सबको पता है कि यही चीज़ है जो पीछे रख रही है, हर एस्पिरेंट को मालूम होता है कि मोबाइल फ़ोन ही है जिसकी वजह से रह रहा हूँ, तो छोड़ दो भाई, और क्या। तो वो कई बार ऐसा भी होता है कि सेल्फ डाउट भी आता है आदमी को कि यार पता नहीं जीवन में आगे कुछ होगा भी कि नहीं होगा, या मैं ऐसे ही बेरोजगार रह जाऊंगा। आपके लिए जो सबसे इस जर्नी में सबसे अच्छी चीज़ें कौन सी थी जिन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया? मेरे दोस्तों, एक एक नंबर की कीमत क्या होती है ये बात वही बच्चा जानता है जो 2023 सीपीयू में जिसका सिलेक्शन हुआ, 185 उसकी रैंक आई और सिलेक्शन हुआ सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर पर। लेकिन 2024 सीपीयू में उसका सिलेक्शन हुआ दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर पर और उसकी रैंक है 75। मात्र ही कुछ एक नंबर, 1 से 2 नंबर का जो डिफरेंस होता है वो किसी को उसके ड्रीम पोस्ट से 1 साल दूर कर देता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बात करने जा रहा हूं गौरांश यदुवंशी की। इनका सीपीयू 2024 में 75 रैंक आया। गौरांश, आपका स्वागत है पहले तो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो आपने सीएसएफ उस समय ज्वाइन किया था कि नहीं किया? नहीं सर, एक्सटेंशन लिया कुछ टाइम, फिर छोड़ दिया था मैंने। तो कितने टाइम का एक्सटेंशन दे देते हैं? वो सर डिपेंड करता है कि आप क्या रीज़न देते हो उस टाइम पे। मैक्सिमम पहली बार तो 1 वीक का मिला था। अच्छा, सिर्फ 1 वीक का? सर सिर्फ 1 वीक का मिला था। उसके बाद फिर मैंने किया तो मतलब 15-20 दिन का मिला। उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब छोड़ो, रहने देते हैं, नेक्स्ट टाइम करेंगे। सीएसएफ वाली जो जॉब थी वो आपकी पहली जॉब थी ना? यस सर, पहली जॉब थी सर। तो फिर मतलब वो बड़ा प्रेशर वाली सिचुएशन होती है कि यार आप एक सरकारी नौकरी को छोड़ रहे हैं, आगे मिलेगी नहीं मिलेगी? प्रेशर वाली भी है, रिस्क भी है सर, क्योंकि अगर नहीं मिलती तो इस टाइम फिर बेइज्जती डबल बेइज्जती होनी थी। डबल बेइज्जती, 1.5 साल वेस्ट पूरा। तो फिर क्या प्लानिंग की थी उस चीज में? प्लानिंग सर पूरा कॉन्फिडेंट था कि इतने नंबर से तो रहूँ इस बार, तो दिल्ली पुलिस तो पक्का है ही। घर वालों ने कुछ नहीं कहा इन चीजों पे? मेनली उन्होंने सपोर्ट किया सर, वही है। अगर वो सपोर्ट नहीं करते, अगर मेरे पापा जी, उन्होंने मना कर दिया था कि सीएसएफ रहने दे, इतने नंबर से हो जाएगा तेरा। उनको तो भरोसा है स्टार्टिंग से कि ओके ठीक है। अच्छा गौरांश, अपने बारे में कुछ बताओ ग्रेजुएशन से। सर मेरी ग्रेजुएशन जो है वो ये हंसराज कॉलेज से, दिल्ली यूनिवर्सिटी जी। और मैं सर रहने वाला हूँ गंडाला गाँव का, बहरोड तहसील है और डिस्ट्रिक्ट अलवर पड़ता है सर। स्कूलिंग मेरी हरियाणा में हुई है 11-12 और मतलब कंपटीशन का बेस वहीं से स्टार्ट हुआ है मेरा 11। अच्छा, ये दोनों स्कूल से पढ़ा हूँ। एनडीए में जाना वहाँ से ही मतलब स्टार्ट हुआ था। 12th में जाके पता लगा एनडीए क्या होता है। उसके बाद एनडीए में क्या रहा सर? मतलब स्कूल टाइम पे 1 अटेम्प्ट दिया था, वो नहीं हुआ। आफ्टर स्कूल 2 अटेम्प्ट दिए, दोनों क्लियर किए थे सर, कॉन्फ्रेंस आउट। अच्छा। उसके अंदर उसके बाद डायरेक्ट एंट्रीज भी दी मैंने एसएसबी की। और फिर मतलब डायरेक्ट एंट्रीज दे के उसमें भी मतलब सक्सेस तो रही नहीं। उसके बाद मैंने एफकेट भी दिया है ग्रेजुएशन के। उसके बाद मैं सीजीएल में आ गया था फिर। अच्छा, सीजीएल में एसएससी की तैयारी कब से स्टार्ट की? एसएससी की सर मैंने करी है 2022 में। 2022 से तैयारी करनी स्टार्ट की? यस सर, पैरेलल चल रहा था। तो कैसे करना स्टार्ट किया? सर मेरा एक फ्रेंड था, उसने आपका बैच ले रखा था आपकी कोचिंग में। उसी ने मुझे सजेस्ट किया कि एक बार ले ले बैच ना। मतलब मैं ये था कि एक साथ सारा ही ले लेते हैं एक बार, बढ़िया नोट्स बना के फिर पढ़ते हैं। उसने मना तो किया था कि ये सब मतलब हैंडल नहीं होगा चीजें, बट ठीक है। मैं कहा देखी जाएगी, मैं देख लूँगा, अपने आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपका सारी टीम का बैच ले लिया। आपसे मैथ हो गया, जयदीप सर से इंग्लिश हो गई थी अपने, और अरुण सर से रीजनिंग थी और हिस्ट्री वगैरह सब मतलब करके नोट्स तैयार अपने, फिर पढ़ना चालू किया था। बट वहाँ पे एक गलती ये होगी कि नोट्स जो है वो तो चल रहे हैं फटाफट, पीछे का रिवीजन छूट रहा है मेरा। अच्छा। क्योंकि ये था कि मेरे तो बेस भी क्लियर नहीं था सीजीएल का, सी भी नहीं मालूम था जब मैं आया इसके अंदर की मैथमेटिक्स परसेंटेज। अगर आप मेरे को कहोगे 100 का 25% बता दे, कहाँ से 25% नहीं आता था, टू बी ऑनेस्ट। आपसे पढ़ा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा। और अभी मुझे वो पता लगता है, उस टाइम बिल्कुल बेसिक चल रहे थे, तब लग रहा था कि और क्वेश्चन देखूं मैं, क्वेश्चन इतने बड़े यार, बिल्कुल बेसिक समझ नहीं आ रहा क्या करें। प्रैक्टिस करी, बेसिक हुआ क्लियर अपना। अब पता लगता है कि बेसिक जो है ना, उससे कितने बड़े क्वेश्चन बढ़ा सकते हो आप। बेसिक जो है वही बेस्ट चीज है। आपसे बेसिक इतना अच्छा क्लियर हो गया था कि अगर अभी मुझे 15 डेज मिले मैथ में मेंस बैठ सकता हूँ, इतना क्लियर है बेसिक।
अपना वही रूट। और यार कल मैंने इसी कुर्सी पे दो बच्चे बैठे थे, एक शायद 175 रैंक था और एक का शायद 276 के आसपास रैंक था। सर दोनों को ही CISF मिला हुआ था और दोनों ही पिछले मतलब 4-4 5-5 साल से तैयारी कर रहे थे। जी। दोनों ही अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे थे, लेकिन फाइनली दिल्ली पुलिस उन लोगों को नहीं मिला। जब मैंने उनसे बात की कि भाई ऐसा क्या हुआ कि आप 4-4 साल से तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस मतलब नहीं हुआ, लास्ट टाइम CRPF मिला, इस बार उनको CSF मिला। तो उसने एक ने बताया कि सर मेरे से जीवन की एक बहुत बड़ी गलती हुई और वो गलती ये, लेकिन बोला मुझे वो अब एहसास हो रहा है और अब उस गलती को सुधारने का मन नहीं करता। बोला मैंने क्या किया कि एक रील देखी, फिर उस टीचर की तरफ मोटिवेट हो गया, फिर दूसरे की रील देखी उसकी तरफ मोटिवेट हो गया, फिर तीसरे की, फिर चौथे की, इस तरह मैं अलग अलग टीचरों से पढ़ता रहा। तो बोला हर एक टीचर का पढ़ाने का ना एक तरीका होता है, वो धीरे धीरे चीजों को रिलेट करता चला जाता है। जैसे वो परसेंटेज बता रहा, उसी टेक्निक का इस्तेमाल करके प्रॉफिट एंड लॉस भी बता रहा होगा। लेकिन मैंने माला परसेंटेज मान लो आपसे पढ़ लिया, प्रॉफिट एंड लॉस इनसे पढ़ लिया, तो रिलेशन ही नहीं बन पाया मेरा। और बोला इसी चक्कर में मेरे CPO में 50 में मात्र 34 नंबर है मैथ में, और इंग्लिश में 194 नंबर थे उसके। तो ये बहुत जरूरी है हर एक बच्चे के लिए कि आप शुरुआत में इनिशियल स्टेज पे बिल्कुल बेसिक से अपनी तैयारी करें, और एक बार अगर आप पढ़ लोगे ना बेसिक, जैसे इस बच्चे ने कहा कि मेरे को फिर उसके बाद तो 15 ही दिन चाहिए होते हैं दोबारा मींस में बैठने के लिए, तैयार होने के लिए, तो बहुत जरूरी है और ये बहुत अच्छी चीज। अच्छा फिर इंग्लिश किससे करी? इंग्लिश सर मैंने जयदीप सर से पढ़ी थी, उसके बाद नोट्स बना लिए। अब इंग्लिश ज्यादा भारी पड़ती है मैथ्स के ऊपर, अगर आप छोड़ दो रिवीजन। हाँ। अब वो जो लिखा है मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने क्या लिख दिया उसके अंदर। अच्छा। फिर पढ़ रहा हूँ, लेकिन फिर ये था कि अगर मेरे से गलती होगी, मैंने नहीं पढ़ा है पीछे का, तो अब मैं ये नहीं कि नया बैच लूंगा, जो मैंने लिखा है पहले वो करूंगा, पैसे तो वसूलूंगा पूरे के अंदर। और फिर वही है, एक बहाना मिल जाता है कि आप नया बैच ले रहे हो, फिर नया बैच ले रहे हो, कभी दूसरे टीचर पे जा रहे हो। नहीं आजकल ये ट्रेंड है, इसमें कोई दो राय नहीं, और बच्चे इसी ट्रेंड के चक्कर में जिंदगी झंड कर ले रहे हैं। है क्या कि टेलीग्राम से कहीं से किसी एक टीचर का इंग्लिश का बैच उठा लिया, सर थोड़े दिन बाद किसी दूसरे का भी टेलीग्राम पे मिल गया तो उसका भी उठा लिया, और फिर वो 10 जगह घूम के अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं और फिर टाइम खपाए जाते हैं और स्कोर बढ़ता नहीं है। वही है सर, मतलब इतने हैं टीचर्स, एक टॉपिक का आप सर्च करो यूट्यूब पे, हाँ। इतने आ जाएंगे। एक टीचर वही है, 1 पॉइंट एक्स्ट्रा बताएगा, 1.5 घंटे की पूरी वीडियो वही चीज बता रहे जो पढ़ चुके। हाँ, जो पढ़ चुके वही है। कम में भी सारे टीचर एक जैसा पढ़ाते हैं। आप एक विश्वास रखो अपने टीचर पे, चलने दो उस चीज को, प्रोसेस को, पेशेंस रखो। मेनली चीज ये है कि अगर आप पेशेंस रखते हो तैयारी में तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा। इंग्लिश का जो है मैंने नोट्स बना दिए, पढ़ रहा हूँ। 3-4 बार नोट्स बनाए, मतलब उनको छोटा शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, 3-4 बार, एक बार में बहुत बड़ा बन गया, सभी इंपॉर्टेंट लग रहा था, प्रैक्टिस करी, उसमें से थोड़ी निकाल के फिर एक बनाया A4 साइज वगैरह कलेक्ट करके हर टॉपिक के हिसाब से, तब जाके फिर इंग्लिश के ऐसे नोट्स हुए। सेम मैथ का किया मैंने, जियोमेट्री वगैरह 2D 3D सब के, प्रॉफिट लॉस वगैरह के, परसेंटेज के, डायरेक्ट फॉर्मूलाज, स्क्वायर्स, क्यूब, सब ऐसे ही। आपने बताया था कि क्यूब वगैरह जो है डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग टाइम इतना ज्यादा बचाता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि निकालना पॉसिबल ही नहीं है पॉसिबल एग्जाम के अंदर। तो ऐसे करते करते चीजें ऐड ऑन करता गया, बाद में आपके यूट्यूब से भी जो पता लग गया, ठीक है, अगर मॉक्स है, एनालिसिस किया, चीजें ऐड ऑन हुई, नोट्स फिर अच्छे खासे बन गए थे। अब नोटबुक नहीं, वो नोट्स देखो एकदम तैयार है चीज उसके, मतलब फिर कभी भी एग्जाम देना खोलो और आगे बढ़ो। बिल्कुल। अब वो है, अगर ये नोट्स नहीं हुए तो फिर मैं जीरो, अगर वो नोट्स है मेरे पास फिर तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी कभी तैयारी की। और अब नए बच्चे के साथ यही सबसे बड़ी समस्या है कि नोट्स उसको बनाने नहीं है अपने हाथ से, ये तो है, वो मेहनत उसको मारनी नहीं है, प्रोसेस से गुजरना नहीं है। नहीं, अब जब तक अपने हाथ से लिखेंगे नहीं, चीज याद नहीं रहती है। और दिक्कत क्या है कि आज के समय में, और ये देखिए बच्चे, इन पॉडकास्टों का उद्देश्य भी यही होता है कि आप जेन्युइन चीजें समझ पाए। मान लीजिए आप किसी टॉपर्स का इंटरव्यू सुनने लग रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसी बच्चे का आप इंटरव्यू सुनने लग रहे हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए थ्रू आउट स्कूलर कोई बच्चा और उसका मैथ बैकग्राउंड बहुत सॉलिड है, MSc मैथ कर रहा है या BSc मैथमेटिक्स उसने किया हुआ है, तो नेचुरल सी बात है उसको मैथ पढ़ने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया होगा वो बहुत कम टाइम के लिए किया होगा और उसका आसानी से उस तरीके से हो गया होगा। लेकिन अगर उस तरीके से आप करना चाहेंगे तो आपका नहीं होगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सी दवाई वो बता रहा है वो किस मर्ज में लग पाएगी, किस मर्ज में नहीं लग पाएगी। तो बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है कि इस बच्चे ने कुछ कहा है तो आप इस, और आपका मैथ बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, आप बीटेक किए हुए हैं, बहुत टॉप है, और फिर आप बेसिक से गुजरे। तो हर किसी को है ना ये चीजें सुननी चाहिए, फिर उसके हिसाब से एनालिसिस करना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। राइट सर, वही है, सबको अपनी जो
वीकनेस और वो अपनी मालूम होना चाहिए कौन सा सब्जेक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है। मेरा इंग्लिश था तो मैंने इनिशियली कम टाइम दिया उसको। मैथ तो मुझे आता नहीं था इसका बिल्कुल, तो मैंने मैथ को ज़्यादा टाइम दिया, 8-8 घंटे, मतलब 4 घंटे अरिथमेटिक, 4 घंटे एडवांस पढ़े हैं। फिर धीरे धीरे वो टाइम कम हो जाता है, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है तो वो ये 4-5 घंटे दो मैथमेटिक्स और आपका हो जाएगा एकदम सही। और रीजनिंग मैंने अरुण सर से पढ़ी, दिक्कत ही नहीं हुई रीजनिंग में, तो कोई भी दिक्कत नहीं हुई ये, क्योंकि अब मैं ठीक हो जाता था। हाँ रीजनिंग आराम से हो जाती है। कुछ थोड़ी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट होते हैं, वो पता लग जाए फिर आप रीजनिंग अच्छे से कर सकते हैं। और जीके जीएस आपकी टीम से पढ़ा था, विवेक सर से पढ़ा जियोग्राफी, इनसे वही उनके कंसाइज नोट्स बना लिए, वही अपने मतलब फोटोकॉपीज कराई उनकी, बस चल रहा है उससे, उन्हीं को बार बार पढ़ते रहो। वही है, वो बनाने के बाद मैंने बुक से ज्यादा पढ़ा है, पीडीएफ वीडियोस इनसे कुछ नहीं पढ़ा। बुक्स जो है मेन इलाज, बुक्स को आप कर ही नहीं सकते ना, हटा ही नहीं सकते आपकी पढ़ाई से आप, कि मैं पीडीएफ लगा ली बुक ना लगाऊं। बुक से मैं ज़्यादा पढ़ा हूँ, मतलब पीडीएफ से पढ़ा ही नहीं जाता सर मेरे से ऑनलाइन इतना ज़्यादा, कि भाई पीडीएफ सामने रखे नहीं पढ़ पाते हैं। बुक से पढ़ा, उनसे एड ऑन करी चीज़ें। और आपने मॉक देने कब से स्टार्ट किए थे? मॉक सर मैंने स्टार्टिंग से ही मतलब जैसे 2023 के मतलब एंड में 23 के जो दिए मैंने, शायद अक्टूबर में हुआ था उसका प्री, उसका दिया था मॉक्स उस टाइम पे। उस टाइम मुझे मालूम ही नहीं था मॉक्स देते कैसे हैं, प्री में कम ही दिए, मेंस में अच्छे से दिए थे, 24 में तो बहुत ही अच्छे से दिए थे लगभग। हाँ, प्री से पहले ही 30-35 लगा दिए, मेन से पहले 30-35 लगा दिए। अच्छा, मॉक टेस्ट में एनालिसिस वगैरह करते थे कि नहीं? एनालिसिस सर बिल्कुल, वो तो मॉक टेस्ट से भी कई बार लंबा चला जाता था टाइम डिस्टेंस से। मान लीजिए अभी Tier 2 का इंग्लिश का है, 2 घंटे का है, 2.5-3 घंटे लग जाते हैं एनालिसिस के अंदर। क्या करते हो एनालिसिस में? 4 ऑप्शन है सिनोनिम्स में, आपको चारों के मीनिंग लेने पड़ेंगे अगर नहीं आ रहा है तो। अच्छा, मीनिंग देखो उसके, आप सिनोनिम्स और ढूंढो अगर नहीं समझ आ रहा है तो, उसको रिलेट करना पड़ेगा। कोई पढ़ा हुआ सिनोनिम मिल जाएगा। फिर जैसे मैंने इंग्लिश के अंदर वोकैब के लिए क्या किया हुआ था, A4 साइज को फोल्ड किया, 4 पेज हो गए, वो छोटा सा लिख दिया मीनिंग, ऐसे करके बना दिया अपने 5-7 पन्ने। अच्छा, रिलेट करते हुए एक साथ वर्ड और चीजें ऐड ऑन करने के लिए जगह रख दी उसमें, और फिर ऐड कर दी उसके अंदर नाइस वोकैब बुक को। और कोई एक वोकैब बुक ले ली, उसमें भी ऐसे ऐड करते चले गए। जब मेरे को वोकैब पढ़नी है तो मैं उस नोट्स को पहले रिवाइज करता, अपने को देख लेता। ऐसे देख लो 1-2 दिन, मतलब स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा, देखते ही उसके बाद तो रिवाइज हो जाती है। रिवाइज हो जाता है। हाँ। और आपके मीन्स में क्या स्कोर था इंग्लिश में? मीन्स में 180 रो मार्क्स थे सर मेरे। 180 रो मार्क्स, ठीक लगभग ठीक नंबर थे। हाँ। और प्रीलिम्स में क्या स्कोर था? प्रीलिम्स में सर मैं मतलब ये था कि इंग्लिश में 48-49 अटेम्प्ट करके आया था 50 में। हाँ, 46 के 47 ठीक होंगे मेरे। और मैथ में सर मैंने 47-48 किए थे, 2-3 क्वेश्चन था। हाँ, मैथ में भी यही स्कोर। और अभी जो एक नया चैलेंज आ गया है बच्चों के लिए, कि अब ये जो सेक्शनल टाइम दे दिया है, यस सर, ये मुझे आपके हिसाब से क्या लगता है? मुझे ठीक लगता है। जो कट ऑफ जा रही है सर, मैंने 2 साल की देखी है। पिछली बार कट ऑफ की मार खाई है, इस बार तो ठीक है मैं कट ऑफ पार किया है, लेकिन इतनी हाई कट ऑफ जाना इलॉजिकल लग रहा है मुझे। 400 में से आप 350 के ऊपर कट ऑफ है, कैसे सिलेक्शन है? कोई सेंसिबल नहीं, वही नहीं है। कट ऑफ नीचे आना चाहिए, बट जिसका मैथ वीक है उसको इशू होगा, दिक्कत होगा, अच्छे लेवल पे इशू होगा। हाँ, 30 मिनट 50 क्वेश्चन, दिक्कत है। जीके तो अटेम्प्टेबल है, रीजनिंग भी हो जाएगी, क्योंकि जो बच्चा इंग्लिश या जीके जीएस से जो टाइम निकाल के मैथ को देता था, वो फंसेगा सर, बिल्कुल फंसेगा। लेकिन ठीक है, अभी अडेप्ट करते जाओ अपने को, अपने। हाँ, लेकिन वो सबके साथ इम्पैक्ट होना है, सबके साथ है, अपने साथ ही नहीं है। और कहीं ना कहीं फायदा भी हो जाएगा, जो पढ़ने वाला जेन्युइन बच्चा उसको फायदा भी हो जाएगा। अच्छा, मैं अगर आपसे कहूं कि आप भाई 2022 से तैयारी कर रहे हैं, 2023 सीपीओ आपका क्लियर हुआ, लेकिन उसमें सीएसएफ मिला सर, लेकिन अंडर 200 रैंक आना भी बड़ी बात है। और इस बार 2024 में आपको दिल्ली पुलिस मिला। तो इस पूरी जर्नी में आपकी जो तैयारी रही, उसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी कौन कौन सी कमियां रही जो आप बता सके कि अगर मेरी ये कमियां नहीं होती तो मैं ज्यादा बेटर तरीके से सिलेक्शन लेता? सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं कहूँगा कि सेल्फ डिसिप्लिन की कमी थी। जैसे कंसिस्टेंट ना रहना, पूरा वीक ग्राइंड किया अच्छे से, फ्राइडे तक पढ़े, सैटरडे को ऐसी हालत हो जाती है कि नहीं यार अब तो बुक देखना ही नहीं है। अच्छा। इतना अच्छे से पढ़ रहे हैं, नहीं करना है। स्टार्टिंग से ऐसा है, मैं ना स्कूल में भी इतना पढ़ा हूँ, थोड़ा पढ़ा हूँ, उसको ही अच्छे से पढ़ा हूँ जितना पढ़ा हूँ, वो है। ऐसा नहीं है कि लेके बैठे रहे हैं ना, ऐसा हार्डकोर डिसिप्लिन हमारे अंदर नहीं। लेकिन फिर वही चीज एक अटेम्प्ट ले गई, खा गई, समझ आ गई चीज की भाई नहीं, मेहनत तो लगेगी, अभी कर लो या वो बाद में करनी है लाइफ में, कोई और तो करनी पड़ेगी। और कमी सर यही है, डिस्ट्रैक्शन जो है आपके, उनको हटाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। जैसे आपको कैसे डिस्ट्रैक्शन थे? मोबाइल फोन के अलावा एक एस्पिरेंट के पास
और क्या डिस्ट्रैक्शन होगा आज सबसे। लेकिन ये तो बहुत सारी कौन है? 100% इसी में आ जाता है, सारे डिस्ट्रैक्शन तो। वही है सर, वही है। पहले सोशल मीडिया थी, नई नई चीजें मिल रही हैं। मैं 2022 के बाद ही एक्टिव हूँ एक तरीके सोशल मीडिया पे, उससे पहले नहीं था कोई चीज, उसके बाद ही। तो नई नई चीजें हैं, नया एक्सपीरियंस है, नया माहौल। लेकिन एक टाइम के बाद छोड़ना पड़ता है कुछ चीजों को ना, साइड में रखना पड़ता है। मैं पहले फोटोग्राफी भी करता था, उसको भी साइड में रखा अच्छा। चीजों को। गेम्स तो मेरे ये थे, शाम को घर में नहीं रहना है, बाहर जाना है, खेलना है अपने, उसको भी साइड में रखा। चीजें रखनी पड़ती हैं कुछ, हर चीज पे ब्लू टिक नहीं हो सकता है अगर कुछ अटेम्प्ट करना है तो, राइट। तो मतलब चीजें तो छोड़नी फोटोग्राफी क्या प्रोफेशनल करता था या खुद से ही देख? कौन से करता था सर, मैं गाँव का हूँ, गाँव में जो मिल जाए। हाँ, एडिटिंग स्किल्स अच्छी थी थोड़ी, मतलब ये है, इमेजिनेशंस भी अच्छी है, देख लेता था, कर लेता था थोड़ा। तो फोटो अच्छी खींचता है? हाँ, ये तो मैं कहूँगा, फोटो तो अच्छी खींचता था। तो आज एक फोटो मेरी अच्छे से खींची है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक चीज और, ये ऑनलाइन गेमिंग का पहले था, मुझे चस्का लगा था लॉकडाउन के अंदर, ये PUBG PUBG वगैरह का। छोड़ दिया बहुत जल्दी छोड़ दिया, एक फटके ने छोड़ दिया। अच्छा, उसमें क्या पैसे भी खर्च होते हैं? नहीं, फेल हुआ एक बार, सब छोड़ दिया मैंने। अच्छा, मोबाइल का जो डिस्ट्रैक्शन रहता है, इससे फिर बाहर कैसे निकले? बाहर तो सबको पता है कि यही चीज़ है जो पीछे रख रही है, हर एस्पिरेंट को मालूम होता है कि मोबाइल फ़ोन ही है जिसकी वजह से रह रहा हूँ, तो छोड़ दो भाई, और क्या। नहीं, फेल होते जाओ, सिंपल तो यही है। 1 साल वेस्ट हो जाएगा तब अकल आएगी, नहीं 2 आएंगे तब अकल आएंगी। वही है ना, अपने आप को क्यों धोखा दे रहे हो भाई। तो पहली बार में जब फेल हुए और उसके बाद छोड़ दिया, तो उसका बीच में दोबारा नहीं गए फिर वापसी? जाते हैं, एकदम ऐसे थोड़ी डिसिप्लिन आ जाता है कि एकदम से हो गया कि छोड़ दिया, जाते हैं। लेकिन आपको वही बात है ना, आपको सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन रखना पड़ेगा आपका। अच्छा। अगर मेरे को 1.5-2 घंटा चलाना है, ठीक है, 1.5-2 घंटा चलेंगे। ऐसा नहीं है बिल्कुल ही एकदम बंद कर दिया, एकदम किताब ही किताब, तो दिमाग खराब ही हो जाएगा पूरा। दिमाग खराब हो जाएगा। रिफ्रेशमेंट हो जाती है उसी से, वही है, थोड़ा बहुत देख लिया, जरूरत की चीज देख ली, बस वही है। आपके लिए जो सबसे इस जर्नी में सबसे अच्छी चीजें कौन सी थी जिन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया? सपोर्ट, कौन से डिसीजन अच्छे रहे, कौन से, मतलब कौन कौन सी चीजें कुल मिला के अच्छी रही? पहले तो स्टार्टिंग का डिसीजन सही था सर, आपसे पढ़ने का। अरे मैं तो बेसिक कोई, मतलब सच में ग्रेटफुल टू यू सर, बेसिक अच्छा हो गया मेरा। अब बाकी डिसीजंस तो ये है कि मतलब चीज़ें जो मैं सीखा हूँ ना इस जर्नी के थ्रू, कि भाई पढ़ना आता है, ठीक है, हम पढ़े अच्छे से, स्टार्टिंग से इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, नोट्स बनाना है, पढ़ना आता है, बट अपने आप को गलती से सीखना और जो अपना वो है ना सेल्फ डिसिप्लिन बना के रखना, वो है। एक कंसिस्टेंसी जो है वो नहीं थी मेरे अंदर। अभी भी मैं कहूँगा कि नहीं है प्रॉपर, नहीं है, लेकिन है कहीं, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं हम भी, इसी वजह से सीजल नहीं हुए पिछले भी, बट इम्प्रूव कर सकता है आदमी। हर जगह हर बार यही होता है कि आपके पास इम्प्रूव का स्कोप होता है, बस वो करते जाओ, और बस भगवान में विश्वास रखो भाई, और तो क्या है। और कई बार जब डिप्रेशन आता होगा, जैसे फेल हुए, तो जैसे आपने कहा कि मैंने कुछ कमियां ढूंढी अपने अंदर, तो वो कई बार ऐसा भी होता है कि सेल्फ डाउट भी आता है आदमी को कि यार पता नहीं जीवन में आगे कुछ होगा भी कि नहीं होगा, या मैं ऐसे ही बेरोजगार रह जाऊंगा। तो ऐसी सिचुएशन आती थी, और उस समय मेंटल जो स्ट्रेंथनिंग है उसको कैसे करते थे? डेफिनेटली सर, ये चीज़ें जब स्टार्टिंग में आई तो मैंने NDA जो दिया था, यस 142 कोर्स था, कौन सा था, मैं कॉन्फ्रेंस चली थी मेरी 20 मिनट, बॉर्डर लाइन केस था, कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, बहुत मेहनत लगी उसके अंदर तक भी। तब एकदम डिमोटिवेटेड था कि अब तो यार है, मतलब एम था कि NDA, उसके बाद मैंने सोचा नहीं था NDA क्या करूँगा उसके बाद, कि ठीक है कॉलेज कर लेंगे कुछ ना कुछ, बट नहीं हुआ। तो एकदम डिमोटिवेटेड हो गए थे लॉकडाउन के अंदर, लॉकडाउन वैसे लग गया, फिर उसके बाद मतलब यही ऑनलाइन गेमिंग वगैरह की साइड चले गए। बट वही है, एक टाइम के बाद सेल्फ रियलाइजेशन होता है आदमी को, कहीं ना कहीं अंदर पता होता है कि मैं ये चीज़ जो है गलत कर रहा हूँ, डेफिनेटली कर रहा हूँ। आपके घर वाले होते हैं, बोलेंगे, वो तो डेफिनेटली बोलेंगे। उस टाइम स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि क्यों बोल रहे हैं, क्या मेरा राइट नहीं है, क्या मतलब इतनी मेहनत करी है, चीज़ों को एंजॉय करना क्या राइट नहीं है मेरा। लेकिन आपको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, सेल्फ रियलाइजेशन जब होगा छोड़ना पड़ेगा, यही है। अगर नहीं छोड़ोगे तो नहीं है ना पॉसिबल कुछ चीज़ें मिलना। उसके बाद CGL के भी अटेम्प्ट में डिमोटिवेट हुए, लेकिन ये था कि मेरे पास ऑप्शन है, अगर आप ऑप्शंस रखते हैं ना, आप दूसरी तैयारी में लग जाओगे, डिमोटिवेशन आएगा ही नहीं। जैसे समझाना प्रैक्टिकल, मेरे पे CGL था 24 छूटा, लेकिन उसके राइट आफ्टर CPO मेंस आ रहा था, तो मैं उसमें लग गया, डिमोटिवेशन आया। लेकिन आप पढ़ रहे हो क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ तो यहाँ करना पड़ेगा, और मतलब एक रखो मत ना एक ही चीज की भाई एक पे ही फोकस हो, आप सही चीजें रखनी पड़ेगी। एक तो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन में ये करना ही पड़ेगा। अगर मैं यही होता कि मेरा बहुत टाइम के बाद CPO मेंस है, तो डिमोटिवेशन डेफिनेटली होता ही, और एक टाइम के बाद आपको दिक्कत होती है इन चीज़ों से सर। आप अपने पेरेंट्स से पूछो, बड़े भाई बहन है, सबसे बेस्ट वही है, फ्रेंड्स हैं, मिलो, एकदम अलग मत हो जाओ। कि वही है ना, आदमी
इंट्रोवर्ट हो जाता है धीरे धीरे, तब वो अंदर के अंदर चला जाता है, पता ही नहीं लगता। वो 19th रैंक था ना जो बता रहा था, मैं 19वीं रैंक जिसकी आई थी सीपीओ में, तो उसने बताया कि मैं मतलब बाकी लोगों से लगभग कट गया था। हाँ सर, सेम मेरे साथ। और 2-3 साल बोला मैं डिफरेंट जोन में रह गया था, किसी से बात नहीं करता था, लेकिन वो बहुत गलत चीज होती है। ऐसा भी आपको तैयारी करते हो तो नहीं होना चाहिए कि आप सबसे कट जाए। ये सर, अदरवाइज क्या होता है कि जब आप अकेले रह जाते हैं हर चीज में, तो हर समस्या का समाधान खुद ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो हर सवाल का जवाब भी खुद देते रहते हैं, और उसमें कई बार वो नेगेटिविटी इतनी हावी हो जाती है कि आप धीरे धीरे उस नेगेटिविटी में फंसते चले जाते हैं। तो है सर, तो बहुत जरूरत है कि बाहर का सर्कल आपका बना रहे। सर बिल्कुल, वो आपके पेरेंट्स भी हेल्प कर सकते हैं, कजन्स हो गए, मोहल्ले में, गांव में, शहर में, सिटी में जाओ, दोस्त वोस्त होने चाहिए सर थोड़े बहुत, एक घंटा उनके साथ रहो, डिस्कस करो, कहीं से भी कैसी भी एडवाइस मिल सकती है जो आपको हेल्पफुल रह सके। अच्छा, एक चीज मुझे और भी सजेस्ट करना, आज के समय में सीपीयू में एक सबसे बड़ी दिक्कत यारी जो आपके साथ भी फेस हुई, वेट वाला। बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर हम 10-10 दिन मतलब भूखे रहे, रोटियां छोड़ी, सब कुछ छोड़ा, किसी ने 20 किलो वजन तोड़ा, किसी ने 10 किलो तोड़ा। तो ये वेट वाली कहानी कैसे हो जा रही है? वेट सर मैंने 2 बार दिया है सीपीओ का मेडिकल, दोनों बार अंडरवेट आया हूँ, वेट लॉस करके आया हूँ दोनों बार का एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ। जो इससे पहले था उसके अंदर ये था कि टाइम कम था, मार्च में हुआ था, अप्रैल में रिजल्ट आया और टाइम कम था मेडिकल के टाइम में, तो मेरा 10.5 किलो एक्स्ट्रा था, मतलब कम किया था मैंने 10.5 किलो, 6-7 किलो एक्स्ट्रा था मेरा। तो आप, एक तो होता है एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी आपको रखनी होती है दिन में थोड़ा, और वो आप रख रहे थे पहले से? बिल्कुल रख रहा था मैं, लेकिन फिर भी 75-76 था मेरा वेट। ये दिक्कत हो रही थी। तो आप, एक तो वाटर वेट होता है, आप मेडिकल देने जा रहे हो उससे पहले छोड़ देते हैं बच्चे पानी पीना। कितने दिन पहले छोड़ देते? दिन पहले। अच्छा, पूरा लॉस हो जाता है वाटर वेट, मेडिकल वाले दिन बिल्कुल नहीं पीते हैं, तो फिर आपका कम आ जाता है 1.5-2 किलो डेफिनेटली कम आ जाता है, पानी का हिस्सा कट जाता है। हाँ बिल्कुल 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 सूख जाएंगे। और एक्सरसाइज जो है मैं करता था, जैसे 5 किलोमीटर रनिंग करी सुबह, अपने शाम को खेल लेते थे, सुबह 5 किलोमीटर रनिंग, 1-1.5 घंटा अपने एक्सरसाइज करी, वर्कआउट किया, और फिर मतलब ये कपड़े ज्यादा पहन के गर्म, और फिर रनिंग हो रही है, तो पसीने जितने निकाल सको, फैट लॉस की एक्सरसाइज, अगर आपको पता है कि मेरा यहाँ पे मतलब एब्डोमेन रीजन में फैट है, उसकी एक्सरसाइज करो आप, स्क्वाट्स करो। तो स्टार्टिंग में मैंने यही किया था, सर्दियां थी, सर्दियों में गांव में गूंद के लड्डू डल जाते सर, अब वेट ओवर हेड हो गया। उसके बाद फिर रनिंग कर रहे हैं, कम नहीं हो रहा है 72 पे आके अटक गया। प्लैंक करते थे तुम लोग? हाँ सर, एब्डोमेन रीजन में मेन यही होता है। कितनी देर रुकता था प्लैंक में? प्लैंक तो 1.5-2 मिनट आराम से हो जाता है, बट ये होता है आप से ज्यादा नहीं किया कभी? नहीं, रिक्वायरमेंट ही नहीं होती सर, एब्स साइज में टूट जाता है इतना हिस्सा, ये हो ही नहीं पाता है। 1.5-2 मिनट रह जाओगे अगर आप प्लैंक करोगे। मैं आपसे कम फिर थोड़ी करूंगा अभी सर, आप तो मुझे पता है ना, आप जिसमें बढ़िया वही पूछ रहे हैं मुझसे। बताओ ना क्या समझा रहा था प्रोसेस, मैं भी सीख लूंगा उसको। प्रोसेस पहले वो है, मैं मतलब डे वाइज एड कर लेता था। एब्स की एक्सरसाइज हो गई। तो फिर प्लैंक नहीं होगा? ज्यादा टाइम नहीं होगा। क्यों भाई? अभी ठीक है आपका भाई, अब क्या बताएं, एब्स है भाई, जो भी रह ले फिर ठीक। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, ये चैलेंज मैंने जयदीप सर को दिया था एक दिन, जयदीप सर से ऐसी बात हो रही थी, तो मैं 5 मिनट प्लैंक करता हूँ। अच्छा जी, ठीक है। तो जयदीप सर को मैंने कहा, और वो प्लैंक नहीं करते, वो एब्स की दबा के एक्सरसाइज मारते हैं, और मैं एब्स की एक्सरसाइज नहीं करता, मैं सिर्फ प्लैंक करता हूँ। हाँ, प्लैंक ये वाला ना बच्चों ऐसे रखे और फिर करते हैं, तो उससे क्या है कि इंटरनल कोर की स्ट्रेंथ बढ़ती है, और जब आप एब्स की एक्सरसाइज करते हैं तो आउटर कोर की स्ट्रेंथ बढ़ती रहती है। राइट। तो जयदीप सर ने मुझे कहा कि नहीं मैं करता नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने भी 5 मिनट कर दिया था। तो ये तो इंटरनल स्ट्रेंथ है, अंदर की जो फैट है उसको। सर आप ये देखो, मैं खाया नहीं हूँ खाना, बिल्कुल 2 रोटी खा रहा हूँ दिन की, और आप फिर मेरे से इंटरनल स्ट्रेंथ 5-10 मिनट की कह रहे हो, फिर आगे अगले दिन भी तो करना है ना मुझे। हाँ, अगले दिन। आप ऐसा नहीं, मैं चाहूँ तो पहले दिन ही कर लूंगा, मैं 10 मिनट लग जाऊँ, लेकिन फिर मैं जाके घर बेहोश हो गया। फिर बात वही है ना, आपको अपनी स्ट्रेंथ समझनी पड़ेगी, और हर एक बॉडी की स्ट्रेंथ अलग अलग है, बिल्कुल अलग है। अब मैं 5 किलोमीटर दौड़ के स्क्वाट्स भी कर लेता, एब्स की भी कर लेता, पुशअप्स भी कर लेता, जेन्युइन बात है, 4-5 तरीके की। फिर वही है, आप प्लैंक पे बात ले आते हो। नहीं, मैं प्लैंक पे नहीं ले रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल ठीक बात है ये, कि और ये सभी के साथ इश्यू आ रहा है वेट वाला ना, हर एक बच्चा लगभग इसमें हो रहा है। और जैसे इसी से मेरी बात हो रही थी इस इंट्रो से पहले, तो इसने कहा कि सर मतलब रोज रनिंग भी कर रहे हैं, रोज खेल कूद भी रहे हैं, लेकिन फिर भी वजन इसका 75-76 kg है, लेकिन इसकी हाइट पे वेट जो होना चाहिए वो 68 kg होना चाहिए। 68, 79, 69, 70, वो 1-2 किलो शायद करते होंगे एडजस्ट, या नहीं करते? डिपेंड्स ऑन डॉक्टर सर, 100 ग्राम पे निकाल दे तो अपना पहले घर से करके जाओ नीचे ही वेट,
नीचे वेट करना हाँ है। क्यों, रिस्क लेने के फायदा नहीं है। और 1 से 1.5 किलो वेट आप कह रहे हो पानी वाला भी मेंटेन हो जाता है। maintain हो- अगर 1-2 दिन पहले पानी छोड़ दो तो बात बन जाएगी। हाँ हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली। अब हो क्या रहा है कि कहीं ना कहीं वो वेट सभी का बढ़ता चला जा रहा है ना। जैसे 75 केजी वेट है, कारण क्या है कि खुराक अच्छी हो जाती है। खुराक अच्छी हो जाती है सर। जब आप घी खाते हो या चूरमा चारमा खाते हो, और जैसे इसने कहा हरियाणा में बहुत चलता है, हरियाणा राजस्थान में वो गूंद के लड्डू, वो सर्दियों खाते हैं, और वो सर्दी में मुझे लगता है हर एक आदमी का 4-5 किलो वजन बढ़ा जाते हैं। बिल्कुल। और वो हर एक के यहाँ कल्चर है। और हमारे हरियाणा में तो कल्चर यही होता है कि अरे कुछ खा ले, कुछ बोले मर्द का खाया और बड़द का खाया, कभी खराब नहीं जाता। ब्रेकफास्ट का कंसेप्ट ही नहीं है ना। हाँ। और दबाओ उठो दबाओ। लेकिन वो आज की सिचुएशन में थोड़ा गलत होता जा रहा है। तो जो भी बच्चे सीपीयू की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोशिश करिए कि आप अपनी वेट रेंज को ना पहले से चेक करके चलें, सर बिल्कुल। ताकि जैसे इसने एक बात बहुत अच्छी बोली कि इस बार तो शायद आप लोगों को टाइम मिल गया था। इस बार टाइम मिल गया सर, वो बेस्ट चीज हुई है अभी। हाँ, उस वजह से आप लोग बहुत अच्छा से खेल गए अपनी चीजों को वेट में। वो धीरे धीरे नीचे डाउन। लेकिन कई बार क्या होता है कि रिजल्ट के तुरंत बाद फिजिकल और फिर तुरंत ही आपका मेडिकल आ जाता है, तो आपको टाइम गैप नहीं मिलता है ना। तो कोशिश करिए कि अपनी फिटनेस को और अपने वेट मैनेजमेंट को पहले से ही बना के चला जाए। अच्छा गुरान से एक सवाल का मुझे जवाब देना सर कि आपका सीपीयू 2023 में 185 रैंक था, इस बार आपका जो रैंक आया वो 75 आया। यस सर। तो 185 से 75 की जो जर्नी है, एक्चुअल तो सच बात ये है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नंबर का नहीं होगा पिछली बार में भी और इस बार में भी, लेकिन वो एक नंबर बढ़ाना ना उस स्टेज पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो कौन सा स्ट्रेटेजिकली डिफरेंस आया 2023 की तैयारी में और 2024 की तैयारी में? सर 23 की मतलब ये था कि मेरी इंग्लिश तो स्ट्रॉन्ग थी, एक तो जीके का सेक्टर था जिस पे काम करना था। क्या काम किया वो भी बताना। अभी रट्टाफिकेशन इतनी होती है, जीके में डेफिनेटली है, रटना तो पड़ेगा। अब वही है कि आपका जैसे मैंने बताया था अरिहंत की बुक है एक सोर्स, आप ऐड ऑन कर दी चीजें उसमें, ठीक है आप पढ़ रहे हो। लेकिन जब मैंने PYQs देखे, मैं 23 तक देखे भी नहीं थे जीके के PYQ अच्छा कैसे होते हैं। अब मैंने 24 में देखे हैं PYQ, हाँ। तो क्वेश्चन ही नहीं मिल रहे, मेरे समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से पूछ लिया ये। अच्छा तो PYQ से चीजें ऐड करी, उसके नीचे एक्सप्लेनेशन जो देते हैं बुक के अंदर उसमें से इंफॉर्मेशन ऐड करी है। सेम मैंने मैथ में किया। अच्छा मैथ स्ट्रॉन्ग थी स्टार्टिंग से, लेकिन इस बार और स्ट्रॉन्ग करनी थी कि भाई कम से कम हो। अगर 42 43 करेक्ट हो रहे हैं तो 47 तक ले जाऊं या 50 तक अटेम्प्ट करके देखिए एक बार। तो प्रैक्टिस जो है, मैथ तो प्रैक्टिस था, क्लियर था मेरा, सब चीज अच्छी है, नोट्स अच्छे हैं, सब अच्छे, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस लगाओ। रीजनिंग प्रैक्टिस होगी अपनी। इंग्लिश और जीके 2 बचती है। इंग्लिश के लिए मैंने गोपाल वर्मा सर की बुक ली थी 23 के अटेम्प्ट के बाद। उसका कॉम्प्रिहेंशन और उसका पीछे जो अपने क्लोज टेस्ट हो गया PQRS, मैं कहूँगा वो इतने बढ़िया है, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट लेवल लेके गए मेरे अटेम्प्ट करने के तरीके से। अच्छा PQRS आप कैसे सीरीज वाइज अटेम्प्ट करते हैं वो पता होता है, लेकिन जब तक आपकी प्रैक्टिस सफिशिएंट ना हो ना, नहीं हो पाता। जैसे इस बार क्या हुआ था 24 में PQRS वगैरह लास्ट में थे, कॉम्प्रिहेंशन स्टार्टिंग में था, बदल दिया पेपर का, कॉम्प्रिहेंशन लास्ट में होता है। तो उस चीज के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। 2 घंटे हैं, आप इनफ मॉक लगाओगे तो आपको पता होता है टाइम मैनेजमेंट का। अभी मैंने 24 में खैर 2 ही मॉक लगाए हैं, लेकिन उससे पहले जो मैंने 23 में थे तब इतने मॉक लगाए थे, मार्क्स मुझे मालूम था 175 में ले आऊंगा। अब ये 5-7 नंबर ही अगर मेरे इंग्लिश में बढ़े, उसमें डबल मेहनत लग गई बहुत ज्यादा, क्योंकि वोकैब का जो है आपको बढ़ानी पड़ती है अपनी वोकैब। कहाँ से क्या जाए कोई चांस नहीं होता, पता ही नहीं होता। एरर की आप प्रैक्टिस लगाओ। एक बच्चे क्या करते हैं, एरर सिर्फ PIQs कंसिडर करते हैं जीके। मैं कभी PIQs देखे नहीं जीके के। टॉपिक वाइज लिया, सब्जेक्ट वाइज लिया, गोपाल वर्मा सर की बुक में नाउन है, प्रोनाउन है, उसके लगाए। आपको एक साथ मिक्स प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि जैसे अभी क्या होता है PYQs में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वाला एरर आ गया, बहुत ज्यादा आता है। अभी अगर मेरे दिमाग में यही चलता रहेगा, जहाँ डिड देखूंगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ढूंढने बैठ जाऊंगा एग्जाम के अंदर। लेकिन अगर आगे कुछ दूसरा आ रहा है, हैव हेड का या कुछ भी आ रहा है एरर, उस पर बाद में ध्यान जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये बात है। अगर आप मिक्स प्रैक्टिस करते हो, आप पूरा सेंटेंस पढ़ोगे, आराम से एरर ढूंढोगे। अब यूट्यूब से पढ़ रहे हो, कम्युनिटी पोस्ट पे मिल गया मेरे को, मैंने तुरंत लिख लिया फिर से। उसके बाद आप सर्च करते हो, नीचे गूगल पे क्विज आने लग जाते हैं, वहां से मैंने इसमें ऐड कर लिया अपने नोट्स के अंदर, उसको पढ़ा। मॉक्स के आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, चारों को देखो, उनके सिनोनिम देख लो। ऐसी चीजें ऐड ऑन करो। प्रैक्टिस तो है ही सर, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं है। मॉक्स दो, प्रैक्टिस दो, मॉक्स का एनालिसिस करो बहुत अच्छे से, बहुत जरूरी हो। वो तो सबसे जरूरी यही है सर, मॉक्स का एनालिसिस जो है वही सबसे जरूरी है। अच्छा, अगर कोई बच्चा पहले दिन से कोई फ्रेशर बच्चा और वो तैयारी करना स्टार्ट कर रहा है अपनी,
सीपीओ की या सीजीएल के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, तो उसमें मैथ वाले सेक्शन के लिए जब वो तैयार कर रहा होता है सर, तो आप उसे क्या सलाह देना चाहोगे एक फ्रेशर बच्चे के लिए? सर मैं तो यही कहूँगा कि एक बार पेशेंटली मैथ आराम से पढ़ो, चैप्टर हो रहे हैं प्रैक्टिस उतनी करो। स्टार्टिंग में वही है, जैसे मैं था एकदम फ्रेशर था, जीरो थी मैथ, प्रैक्टिस में दिक्कत हो रही थी। सीआई मुझे इतना हार्ड लगता था, लेकिन एक जिद थी कि मैं करूंगा, खुद से करूंगा, सॉल्यूशन खुद से ही ढूंढ लूंगा अगर इधर उधर जो मुझे निकालने हैं, और उसको तुरंत नोट कर लिया, क्वेश्चन मार्क कर लिया, ये क्वेश्चन बढ़िया है, रिवीजन में उसी को ही पहले उठाऊंगा मैं। ठीक है। और जैसे मैं मान लो प्रॉफिट लॉस पढ़ रहा हूँ, पीएलडी, वो भी बहुत हार्ड लगता था स्टार्टिंग में, क्योंकि बहुत टाइप्स हो जाते हैं उसके अंदर, समझ नहीं आता। धीरे धीरे चीजें समझ आती है। अगर आप सिर्फ टाइप्स पे रह जाओगे तो नहीं होने वाला। बेसिक कंसेप्ट पकड़ो, उसके बाद जैसे स्टिकी नोट्स होते थे वो लगा दिए तो तुरंत रिवीजन हो जाता था उस चीज का मेरा। और वही एक खुद के अलग से नोट्स बनाने लगे, जो जैसे जियोमेट्री बड़ा चैप्टर है, मैंने जियोमेट्री 1, जियोमेट्री 2, जियोमेट्री 3 करके 4-4 पेज की नोट्स बना रखे थे, उनको जियोमेट्री से पहले रिवाइज कर लेता। नाइस। मैथ पढ़नी अगर मुझे 2.5 घंटा 15 मिनट में कुछ भी लिख के प्रैक्टिस करता था, मतलब कुछ भी ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, कैलकुलेशन स्पीड के लिए। फिर एक पक्का होता था कि एडवांस जो मैथमेटिक्स का अपना पार्ट है, क्यूब्स हो गया, स्क्वायर्स हो गया, प्राइम नंबर्स हो गए, और जो भी आपने चीजें निकाली है पढ़ के कि ये ट्रिक ठीक है, सीधे वो रिवाइज कर ली मैंने। समझ गया। आधा घंटा चला गया इसके अंदर। उसके बाद जैसे मैंने मैथ की, आप कह रहे हो मैथ की, जैसे मंडे हो गया, मैंने 2 अरिथमेटिक के चैप्टर उठाए, 2 एडवांस के चैप्टर उठाए, ऐसे मैंने वीक के अंदर पूरी मैथ रिवाइज करी। हाँ सर। तो 2 चैप्टर उठाए, मैंने रिवाइज किया। परसेंटेज है वो तो टेबल ही रिवाइज करने की है। पीएलडी हो गया, आप अपने नोट्स रिवाइज करो, प्रैक्टिस लगाओ। अगर आप अच्छे से ऑनेस्टी के साथ प्रैक्टिस लगाते हैं, 70 क्वेश्चन एक चैप्टर के बहुत होते हैं एक दिन, बहुत होते हैं, वो काफी हो जाते हैं। अगर आप क्या 2 घंटे बचेंगे, 2 चैप्टर हैं, 1-1 घंटा एक चैप्टर को दे दो, कभी ऊपर नीचे हो जाए, टाइम बच जाता है। मिक्स प्रैक्टिस कर दो अगर आपका सिलेबस पूरा रखा है। वही है, मतलब जैसे मैं वोकैब का करता था, वैसे ही मैंने A4 साइज पेज के बना लिए। 4 पेज हो गए, एक पेज पे 2 से 3 क्वेश्चन आ गए, 10 से 12 क्वेश्चन हो गए। अब मिक्स प्रैक्टिस है वो, हर आपकी वीडियो से निकाल लिए, कहीं से भी निकालिए, इधर उधर से, उसको लगा लिया लास्ट के 15 मिनट्स। क्योंकि मैं परसेंटेज के निकाल के क्वेश्चन बोर हो गए, तो 1-1.5 घंटा मिक्स प्रैक्टिस के लगा दिया। समझ गया। तो रिवाइज भी चीजें होती है, माइंड भी फास्ट काम करता है। यानी वो धीरे धीरे कुछ ना कुछ तरीके अपने निकालते रहो। एक ही चीज पे स्टिक, एक ही जैसा चलोगे ना डिसिप्लिन में कि डेली यही करना है, तो एक टाइम के बाद बोर हो जाओगे आप। बोर हो जाओ। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा। और गौरांश, अगर लास्ट में कुछ बच्चों को आप कहना चाहें अपनी तरफ से, कोई आपकी जर्नी के कोई बात आप बताना चाहें या कोई सुझाव देना चाहें, तो आखिरी बात। बस यही था कि कैरियर में है, सारे टीचर एक प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं आपको। यूट्यूब पे जाओगे, 1 के 10 वीडियोस मिलती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि गलत है, नहीं है, लेकिन आप खुद ही देखोगे। अगर आपको मान लीजिए परसेंटेज करनी है, अगर आप 10 वीडियो देख रहे हो, क्या फायदा? आप यहाँ 2-3 वीडियो में आपको पता लग जाएगा कैसे परसेंटेज। जब सब चीज़ एक जगह मिलती है, ठीक है, अच्छा है, कोचिंग अच्छी है, कैरियर विल मैं कहूँगा कि मैं तो यही है, बेसिक मेरा क्लियर हुआ है और मुझे 2 टाइम में पता लग गया बेसिक की इंपॉर्टेंस क्या है। और वो जरूरी वही है, बेसिक इंपॉर्टेंस बढ़िया है। और लास्ट में एडवाइस तो सर मैं यही कहूँगा कि एक तो मतलब खुद पे विश्वास तो रखना है, अपने ऊपर विश्वास रखो कि कर लोगे, पहली चीज तो ये है। दूसरा, अगर आप देखोगे कि मैं अपने दोस्त के साथ दिल्ली में कुछ टाइम रहा था, यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रहा था तब, तो वो तो उस टाइम एसएससी की कर रहा था वो तैयारी, तो मैंने एक चीज देखी थी कि पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी, उसके रूम में अभी भी लगी हुई है वो। पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, ये सब चीजें बाद में आ जाती है। अगर आप पेशेंस और कंसिस्टेंसी के लिए तैयार हो ना, हो जाएगा। अब नहीं, अगली बार होगा, डेफिनेटली होके रहेगा। लोग कंसिस्टेंसी छोड़ देते हैं, 15 दिन के बाद रेस्ट ले लिया 5 दिन का, ऐसे नहीं होता है। नहीं होता, रेगुलर आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। अपना टाइम टेबल ऐसे बनाओ कि आपको वर्क मतलब इतनी दिक्कत ना हो। 8-10 घंटे पढ़ो, सैटरडे संडे, मान लो संडे को हाफ डे ऑफ ले लिया आपने, मतलब रिवाइज किया, और ठीक है आपने पूरा वीक ग्राइंड किया है, तो सेलिब्रेट करो उस चीज को, फिर सेलिब्रेट करो, वो जरूरी है। खेलो कूदो, वही है, जो करना है वो करो। जितना पढ़ना है अच्छे से पढ़ो, मस्ती करनी है अच्छे से मस्ती करो, खाना अच्छे से खाओ, बाकी सब हो जाएगा। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद मेरे बच्चों।